नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उसकी चाहत का परिणाम आखिर क्या निकला। पेरिस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चार्ल्स डी गाल। चारों तरफ चहल पहल, शोर शराबा, विभिन्न परिधानों से सजी सवरी युवतियां, तरह तरह के इत्रों से महकता वातावरण। काकुल पेरिस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने शहर इस्लामाबाद वापस जा रही थी, लेकिन अपने वतन, अपने शहर, अपने घर जाने की कोई खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। चुपचाप गुमसुम अपने घर में सिमटी मेरे किसी सवाल से बचती हुई सी, पर मैं तो कुछ पूछना ही नहीं चाहता था। शायद माहौल ही इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। हाँ, काकुल से थोड़ा ऊंचा उठकर उसे सांत्वना देना चाहता था। शायद उसका अपराध बोध कुछ कम हो, पर मैं ऐसा कर ना पाया। बस ऐसा लगा कि दोनों तरफ भावनाओं का समंदर अपने आरोह पर है। हम दोनों की कमज़ोर बांधों से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी काकुल की फ्लाइट की घोषणा हुई। वह डबडबाई आंखों से धीरे से हाथ दबा कर चली गई। काकुल चली गई। 2 वर्षों पहले हुई जान पहचान की ऐसी परिणति दोनों को ही स्वीकार नहीं थी। हंगरी के लेखक ने लिखा है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बरसात के दिनों में रुके हुए पानी में कागज की नावें तैराना। ये नावें तैरती तो हैं, पर बहुत दूर तक और बहुत देर तक नहीं। शायद हमारा रिश्ता ऐसा ही एक किश्ती जैसा था। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली से फ्रांस आया तो यही का होकर रह गया। दिलो दिमाग में कुछ वक्त यह जदोजहद जरूर रही कि अपनी सरकार ने मुझे उच्च शिक्षा के लिए भेजा था, सो मेरा फर्ज है कि अपने देश लौटूं और देश को कुछ दूं। लेकिन स्वार्थ का पर्वत ज़्यादा बड़ा निकला और देश प्रेम छोड़ा, लिहाजा यही नौकरी कर ली। शुरू में बहुत दिक्कतें आई। अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले फ्रेंच समुदाय में किसी का भी टिकना बहुत कठिन है। बस एक जिद थी, एक दीवानगी थी कि इसी समुदाय में अपना लोहा मनवाना है। जैसा लोकप्रिय मैं अपनी जनकपुरी में था, वैसा ही कुछ यहाँ भी होना चाहिए। पहली बात यह समझ आई कि अंग्रेजी में फ्रेंच समुदाय वैसे ही भड़कता है जैसे लाल रंग से सांड। सो मैंने फ्रेंच भाषा का मेहनत शुरू की। फ्रेंच समुदाय में अपनी भाषा, अपने देश, अपने भोजन व सुंदरता के लिए ऐसी शिद्दत से चाहत है कि आप अंग्रेजी में किसी से पता भी पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा, फ्रांस में हो तो फ्रेंच बोलो। पेरिस की तेज रफ्तार जिंदगी को किसी लेखक ने केवल 3 शब्दों में कहा है, काम करना, सोना, यात्रा करना। यह बात पहले सुनी थी, लेकिन यही देखकर आया। मैं कुछ इसी जिंदगी के सांचे में ढल रहा था, तभी काकुल मिली। काकुल से मिलना भी बस ऐसा था जैसे यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते हुआ ऐसा कि एक रेस्टोरेंट में बैठा कुछ खा पी रहा था और धीमे स्वर में गुलाम अली की गज़ल चुपके चुपके रात दिन गुनगुना रहा था। कॉफ़ी के गिलास खाली हुए और मेरा गुनगुनाना गाने में तब्दील हो गया। मेज पर उंगलियां भी तबले की तरह थाप देने लगी थी। पूरा आलाप लेकर जैसे ही मैं दोपहर की धूप में तक पहुंचा, अचानक एक लड़की मेरे सामने आकर झटके से बैठी और पूछा, "हू जेत पाकी?" "नो, आई एम इंडियन।" "आप बहुत अच्छा गाते हैं, पर इस रेस्टोरेंट को अपना बाथरूम तो मत समझिए।" "ओह, माफ़ कीजिएगा।" मैं बुरी तरह झेप गया। काकुल से दोस्ती हो गई। रोज़ मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। वह इस्लामाबाद, पाकिस्तान से थी। पिताजी का अपना व्यापार था। जब उन्होंने काकुल की अम्मी को तलाक दिया तो वह नाराज़ होकर पेरिस में अपनी आंटी के पास आ गई और तब से यहीं है नहीं थी। वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम देखती थी। ज़्यादातर सप्ताहांत मैं काकुल के साथ ही बिताने लगा। वह बहुत से सवाल पूछती, जैसे आप ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं। हम बचपन में सांप सीढ़ी खेल खेलते थे। मेरे ख्याल से ज़िंदगी की बिल्कुल वैसी है, कहाँ सीढ़ी है और कहाँ सांप। यही इस जीवन का रहस्य है और यही रोमांच है। मैंने अपना फ़लसफ़ा बताया। आपके इस खेल में मैं क्या हूँ, सांप या सीढ़ी? बड़ी सादगी से काकुल ने पूछा। मैंने कहा ना, यही तो रहस्य है। मैंने लोगों को व्यायाम सिखाना शुरू किया। मेरा काम चल निकला। मुझे यश मिलना शुरू हुआ।
मैं ज़्यादा व्यस्त होता गया। काकुल से मिलना बस सप्ताहांत पर ही हो पाता था। कम मिलने की वजह से हम आपस में ज़्यादा नज़दीक हुए। एक इतवार को स्टीमर पर सैर करते हुए काकुल ने कहा, मैं आपको आईएल कहाँ करूँ भाई? यह आईएल क्या भला है? मैंने अचकचा कर पूछा। आईएल यानी इमरती लाल। इमरती हमें बहुत पसंद है, बस यूँ जानिए हमारी जान है। और आप भी। सांझ के आकाश की सारी लालिमा काकुल के कपोलों में समा गई थी। एक बात पूछूं, क्या आपके पापा मम्मी को काकुल मंजूर होगी? उसने पूछा। मैंने पहली बार गौर किया कि मेरे पापा मम्मी को अंकल आंटी कहना वह कभी का छोड़ चुकी हैं। मुझे भी नाम से बुलाएं। उसे शायद अरसा हो गया था। काकुल अगर बेटे की मंजूर तो मम्मी पापा को भी मंजूर, मैंने जवाब दिया। काकुल ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शायद बंद आंखों से वह एक सजी सवरी दुल्हन और उसका दूल्हा देख रही थी। इससे पहले उसने कभी मुझसे शादी की इच्छा जाहिर नहीं की थी। बस ऐसा लगा जैसे काकुल दबे पांव चुपके से बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे घर में दाखिल हो गई हो। मैं ज़्यादा व्यस्त हो गया था। सुबह नौकरी और शाम को एक ट्रेनिंग क्लास, पर दिन में काकुल से फ़ोन पर बात ज़रूर होती। अब मैं आने वाले दिनों के बारे में ज़्यादा गंभीरता से सोचता कि इस रिश्ते के बारे में मेरे पापा मम्मी और उसके पापा कैसे प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। हम एक दूसरे से निभा तो पाएंगे? कहीं यह प्रयोग असफल तो नहीं होगा? ऐसे ढेर सारे सवाल मुझे घेरे रहते। एक दिन काकुल ने फ़ोन करके बताया कि उसके अब्बा के दोस्त का बेटा जावेद कुछ दिनों के लिए पेरिस आया हुआ है। हम कुछ दिनों के लिए आपस में मिल नहीं पाएंगे। इसका उसे बहुत रंज रहेगा, ऐसा उसने कहा। धीरे धीरे काकुल ने फ़ोन करना कम कर दिया। कभी मैं फ़ोन करता तो काकुल से बात कम होती। वह जावेद पुराण ज़्यादा बाँच रही होती। जैसे जावेद बहुत रईस है, कई देशों में उसका कारोबार फैला हुआ है। अगर जावेद को बैंक से पैसे निकालने हों तो उसे बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैनेजर उसे पैसे देने आता है। उसकी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है। उसका इस्लामाबाद में बहुत रसूख है। वह कई सियासी पार्टियों का चंदा देता है। जावेद का जिससे भी निकाह होगा उसका समय ही अच्छा होगा। मुझे बहुत हैरानी हुई काकुल को जावेद के रंग में रंगी देखकर। मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलकर पानी में तब्दील हो जाता है, उसी तरह मेरा और काकुल का रिश्ता भी धीरे धीरे अपनी गर्मी खो चुका था। रिश्ते की तपिश, एक दूसरे के लिए प्यार, एक घर बसाने का सपना, एक दूसरे को खूब सारी खुशियां देने का अरमान, सब खत्म हो चुका था। इस अग्निकुंड में अंतिम आहुति तब पड़ी जब काकुल ने फ़ोन कर बताया कि उसके अब्बा उसका और जावेद का निकाह करना चाहते हैं। मैंने मुबारकबाद दी और रिसीवर रख दिया। कई महीने गुजर गए। शुरू में काकुल की बहुत याद आती थी, फिर धीरे धीरे उसके बिना रहने की आदत पड़ गई। एक दिन वह अचानक मेरे अपार्टमेंट में आई, गुमसुम, उदास, कहीं दूर कुछ तलाशती सी आंखें, उलझे हुए बाल, पीली होती हुई रंगत। मैं उसे कहीं और देखता तो शायद पहचान न पाता। उसे बैठाया, फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक निकालकर, फिर जावेद और उसके बारे में पूछा। जावेद एक धोखेबाज इंसान था। वह दिवालिया था और उसने ऑस्ट्रेलिया में निकाह भी कर रखा था। समय रहते अब्बा को पता चल गया और मैं इस जिल्लत से बच गई। काकुल ने जवाब दिया। ओह! मैंने धीमे से सहानुभूतिवश गर्दन हिलाई। चंद क्षणों में बाद सहज भाव से पूछा, कैसे आना हुआ? मैं आज शाम की फ़्लाइट से वापस इस्लामाबाद जा रही हूँ। मुझे विदा करने एयरपोर्ट पर आप आ पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर आऊँगा। शायद वह चाहती थी कि मैं उसे रोक लूँ। मेरे दिल के किसी कोने में कहीं वह अब भी मौजूद थी। मैंने खुद अपने आप को टटोला, अपने आप से पूछा तो जवाब पाया कि हम दो नदी के किनारों की तरह हैं, जिन पर कोई पुल नहीं है। अब कुछ ऐसा बाकी नहीं है जिसे जिंदा रखने की कोशिश की जाए। अलविदा काकुल, अलविदा। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।